औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा अफ़्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है यूनिट नंबर 2 का 2.1.2 नील बोहर्स एटॉमिक थ्योरी। हम एटॉमिक थ्योरी की डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं कि कौन कौन सी थ्योरीज थी, उनकी डेवलपमेंट एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो एक्सपेरिमेंट्स हुए या थ्योरीज पेश की गई वो कौन कौन सी हैं। तो आज की हमारी थ्योरी नील बोहर की थ्योरी है। तो बोहर के बारे में मैं आपको बता दूं कि बोहर जो थे वो अपने पोस्ट डॉक करने यानी पीएचडी के बाद एक डिग्री होती है जिसको पोस्ट डॉक कहते हैं, वो रदरफोर्ड के पास गए थे। तो उस वक्त रदरफोर्ड जो है वो अपना मॉडल उन्होंने पेश किया। तो उनके में जो डिफेक्ट्स आए थे, जो कि पिछली वीडियो में हम बड़े डिटेल से पढ़ चुके हैं, तो उन डिफेक्ट्स को लेके नील बोहर ने काम किया और फिर उन्होंने उस डिफेक्ट्स के बारे में यानी स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में जितने भी रदरफोर्ड के डिफेक्ट्स थे उनके आगे काम किया और अपनी एक एटॉमिक मॉडल पेश किया जिसको बोहर्स एटॉमिक मॉडल कहते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। इन 1913 1913 में नील बोहर प्रेजेंटेड अ न्यू एटॉमिक थ्योरी टू ओवरकम द डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। नील बोहर ने किस पे काम किया? इन्होंने किस पे काम किया कि रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में जो डिफेक्ट्स रह गए थे उनके बारे में काम किया और ताकि इन डिफेक्ट्स को दूर करके एक उससे बेहतर थ्योरी जो है वो पेश की जा सके। बोहर कंसिडर्ड हाइड्रोजन एटम एज अ मॉडल। अब बोहर की थ्योरी तो बहुत ठीक थी लेकिन इसको भी रिजेक्ट किया गया। वो इसलिए रिजेक्ट किया गया कि बोहर की इसकी जो लिमिटेशंस थी वो ये थी कि ये सिर्फ हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन के जैसे एटम्स को था वो उस पर अप्लाई होती थी, और जिन हाइड्रोजन के एटम से डिफरेंट थे, जो जिनमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पाए जाते थे जिन एटम्स में, तो उन पे ये अप्लाई जो है थ्योरी नहीं की जा सकती थी। दिस एटॉमिक मॉडल वाज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इजम्पशंस। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से इजम्पशन थे जिसपे ये बोहर ने जो है वो काम किया। तो पहला है इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। जैसा कि रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के गिर्द, लेकिन यहाँ पे बोहर ने क्या कहा था कि वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इन वन ऑफ द फिक्स सर्कुलर पाथ कॉल्ड शेल्स और ऑर्बिट्स। तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने एक फिक्स्ड पाथ में सर्कल में जो है वो रिवॉल्व करते हैं और उन सर्कल का नाम क्या था? शेल्स या ऑर्बिट्स। ईच ऑर्बिट हैज़ अ फिक्स्ड एनर्जी। तो जो भी ऑर्बिट उसके होते थे, यानी इलेक्ट्रॉन जो होते वो ऑर्बिट में जो है रिवॉल्व करता था, तो हर ऑर्बिट की अपनी फिक्स्ड एनर्जी होती थी। यानी हर एक को उसको फिर हम ऑर्बिट के अलावा उसको एनर्जी लेवल्स भी कह सकते हैं। दीज ऑर्बिट्स आर आल्सो कॉल्ड एनर्जी लेवल्स। यानी जो जिन पाथ पे इलेक्ट्रॉन जो थे वो रिवॉल्व करते थे तो उनको क्या कहते थे? एनर्जी लेवल्स, ऑर्बिट्स या फिर शेल्स। के एनर्जी लेवल्स क्यों कहते थे? कि हर ऑर्बिट का एक फिक्स्ड एनर्जी होती थी, यानी वो एनर्जी लेवल कहलाता था। दूसरा एजम्पशन नील बोहर का क्या है जी? द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन in an orbit is proportional to its distance from the nucleus। अब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती थी? कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी प्रोपोर्शनल होती थी किसके? डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। अब जो है इसके न्यूक्लियस के कैसे इसके डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होती थी? यानी जस्ट सपोज कि हमारे पास ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके गिर्द जो है वो ये रिवॉल्व कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन है, इसके अलावा इसका एक दूसरा पाथ, ये दूसरा ऑर्बिट है। ये शेल्स या ऑर्बिट जो है इनको कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें रिवॉल्व कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन इसमें रिवॉल्व कर रहा है। तो इनकी जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन की है, बोहर ने ये कहा कि ये इसके न्यूक्लियस से जो एनर्जी है वो इसके प्रोपोर्शनल है। इट मीन्स कि जितना ज़्यादा डिस्टेंस न्यूक्लियस से इस इलेक्ट्रॉन का होगा उतनी ही उसकी एनर्जी, जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतनी ही एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी। यानी इसका डिस्टेंस जो है न्यूक्लियस से ज़्यादा है और इसका डिस्टेंस न्यूक्लियस से कम है, तो इसका मतलब है इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा होगी और इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होगी। यानी जो जो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर जाता जाएगा उसकी एनर्जी भी साथ साथ बढ़ती जाएगी। जो जो इसका डिस्टेंस न्यूक्लियस से ज़्यादा होता जाएगा ऑर्बिट का या शेल का, तो उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी एनर्जी बनिस्बत जो अंदर के इलेक्ट्रॉन है उनसे ज़्यादा होगी। प्रोपोर्शनल का ये मतलब है कि जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतनी ही एनर्जी भी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन की।
The energy of the electron in an orbit is proportional to its distance from the nucleus. The farther the electron from the nucleus, यानी जितना ज़्यादा दूर होगा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से, the higher will be the energy, उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी. एंड वाइस वर्सा मीन्स कि जितनी इसकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन का जितना डिस्टेंस कम होगा न्यूक्लियस से, उतनी उसकी एनर्जी कम होगी. अगर डिस्टेंस ज़्यादा तो एनर्जी ज़्यादा, डिस्टेंस कम तो एनर्जी कम. थर्ड assumption है as long as electrons are revolving around the nucleus, कि जब भी जितनी देर तक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहा होता है एक फिक्स्ड ऑर्बिट में, इन फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट, एक फिक्स ऑर्बिट में जो जितनी देर वो रिवॉल्व कर रहा होता है, दे डू नॉट गेन और लूज एनर्जी. तो ना तो वो एनर्जी कहीं से गेन करता है और ना ही लूज करता है. फॉर एग्जाम्पल आपको ये एनर्जी है इसकी, ये एक हम इसको ले लेते हैं, एक न्यूक्लियस के गिर्द, ये न्यूक्लियस है, इसके गिर्द ये इलेक्ट्रॉन जो है, इसका ये ऑर्बिट है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है. तो जितनी देर इलेक्ट्रॉन जो है वो, जितनी देर भी इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे रिवॉल्व करता रहेगा, तो इससे ना तो एनर्जी जो है वो एमिट होगी और ना ही ये एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब करेगा. लेकिन क्या होगा, अब आपको पहले भी बताया था कि पिछले एजम्पशन में उसने बताया था कि एनर्जी जो है वो इस इलेक्ट्रॉन की कम है और इस इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा है. तो जितनी देर वो अपने घर में यानी अपने ही ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे, ना तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और ना ही एनर्जी लूज करेगा. लेकिन इससे अगला जो है वो एजम्पशन देखें तो कि as long as electron are revolving around the nucleus in fixed circular orbit, they do not gain or lose energy. Energy of an orbit is fixed. यानी हर ऑर्बिट की एनर्जी के डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं, डिफरेंट ऑर्बिट्स हैं, डिफरेंट शेल्स हैं, तो हर एक की एनर्जी जो है वो क्या होती है, फिक्स्ड होती है. इसकी अपनी एनर्जी है, इसकी अपनी एनर्जी है, इससे आगे के ऑर्बिट्स होंगे तो क्या होगा, इसकी अपनी एनर्जी होगी. तो हर ऑर्बिट की फिक्स्ड एनर्जी होती है, वो चेंज नहीं होती. तो इसी तरह जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे उनकी भी एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, जो जिस वक्त तक वो अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहेगा उस वक्त तक उसकी एनर्जी क्या रहेगी, फिक्स्ड यानी कांस्टेंट रहेगी. ना तो वो एनर्जी को गेन करेगा, ना ही कोई एनर्जी लूज करेगा. Fourth observation, when an electron jumps from a higher energy orbit to the lower energy orbit, it radiates एनर्जी. कि जब वो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आएगा तो वो अपनी जो लोअर एनर्जी में आने के लिए, उस एनर्जी लेवल पे आने के लिए अपनी कुछ एनर्जी जो है वो लूज कर देगा, यानी रेडिएट करेगा, अपनी कुछ एनर्जी निकाल देगा ताकि उसकी एनर्जी जो है लोअर ऑर्बिट जो ऑर्बिट है उसके इक्वल हो जाए. एंड व्हेन इट जम्प्स फ्रॉम लोअर एनर्जी ऑर्बिट टू हायर एनर्जी ऑर्बिट, इट एब्जॉर्ब्स एनर्जी. The energy difference between two level is given by delta E is equal to E2 minus E1 is equal to H nu. अब इसको समझने के लिए आप यहाँ पे देखें कि फ़र्ज़ करें ये जो एनर्जी लेवल्स होते हैं इनको नाम दिया गया. जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसको K कहते हैं, जो सेकंड ऑर्बिट है उसको L कहते हैं, फिर M और सो ऑन, NOP, KLM. और यहाँ पे ये अगर हम इसको N का नाम दें, ये फर्स्ट ऑर्बिट है तो N इज इक्वल टू 1, ये N इज इक्वल टू 2, ये N इज इक्वल टू 3. ये ऑर्बिट्स होते हैं और हर एक की क्या होती है, फिक्स्ड एनर्जी होती है. अब फर्ज करें मेरे पास ये वाला ऑर्बिट है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व कर रहा है. तो ये इलेक्ट्रॉन जब ये रिवॉल्व करता रहेगा तो इसमें से ना तो एनर्जी जो है ये एब्जॉर्ब करेगा और ना ही एनर्जी को एमिट करेगा. लेकिन अगर ये जंप करेगा यहाँ से, ये इस ऑर्बिट में आना चाहेगा तो इसकी एनर्जी तो कम है, क्योंकि पिछले एजम्पशन में आपने पढ़ा था कि न्यूक्लियस से जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतनी एनर्जी ज़्यादा होगी. न्यूक्लियस से अगर डिस्टेंस कम है तो उसकी निस्बत इसकी एनर्जी कम होगी. इसका मतलब है जो एल शेल में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसकी एनर्जी ज़्यादा है, और जो एम शेल में मूव कर रहा है उसकी एनर्जी ज़्यादा है, और उससे नीचे वाला एल शेल है तो ये इसकी एनर्जी जो है इससे कम है. अब ये अगर यहाँ से जंप करना चाहता है, यहाँ पे आना चाहता है, तो इस एनर्जी लेवल पे उसको आना पड़ेगा. तो फर्ज करें मैं सबके एनर्जी लेवल, इसकी एनर्जी 100 जूल है, इसकी एनर्जी ये सपोज्ड है 200 जूल है, ये जस्ट सपोज करें कि इसकी एनर्जी फिक्स्ड एनर्जीज होती हैं, तो हम इसको सपोज्ड वैल्यू दे रहे हैं कि इसकी एनर्जी अगर 100 जूल है, इसकी 200 जूल है, इसकी 300 जूल है.
तो इसने अगर यहाँ पर आना है तो इसकी एनर्जी लेवल हमने सपोज की हुई है ये 200 जूल है, इसकी एनर्जी जो है वो 300 जूल है। तो ये यहाँ पर आना चाहता है, यानी जो है लोअर ऑर्बिट में जंप करना चाहता है, तो इसको अपनी कितनी एनर्जी लूज करनी पड़ेगी, ये 300 है, यहाँ पे आएगा तो इसकी एनर्जी तो 200 है, तो इसको अपनी 100 जूल एनर्जी लूज करेगा, एमिट करेगा। अब अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ये हायर एनर्जी लेवल पे जाना चाहता है तो ये क्या करेगा, 100 जूल एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। ये ऐसा ही है कि फ़र्ज़ करें आपके पास 100 रुपीज़ है और आपको कोई ऐसी चीज़ पसंद आ जाती है जो 200 रुपीज़ की है, तो अगर आप वो पसंद की चीज़ ख़रीदना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, मज़ीद कहीं से 100 रुपीज़ जमा करेंगे, जब आपके पास 200 रुपीज़ हो जाएंगे तो फिर आप अपनी पसंद की चीज़ खरीद लेंगे। ये इलेक्ट्रॉन के साथ है कि इलेक्ट्रॉन 200 जूल वाले इसमें मूव कर रहा है, तो इसको तो एनर्जी नहीं चाहिए, फिक्स्ड एनर्जी है। लेकिन अगर ये हायर लेवल पे जाना चाहता है, हायर ऑर्बिट में, हायर एनर्जी शेल में जाना चाहता है, तो फिर इसको मज़ीद एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, तब ये जाएगा। अगर ऊपर से नीचे आना चाहता है तो फिर अपनी एनर्जी जो है वो क्या करेगा, एमिट करेगा। अब वो एनर्जी कितनी है, यहाँ जैसे आपको यही पता चल गया है कि अगर फर्ज करें कि ये जो है ये इस ऑर्बिट में आना चाहता है तो ई फॉर एनर्जी, हम एनर्जी को अगर ई से डिनोट करते हैं, अगर इसको E से डिनोट किया तो एनर्जी डिफरेंस को हम डेल्टा E से डिनोट करेंगे, और हायर एनर्जी जो है इसको अगर हम कहें ये E2 है, और ये लोअर एनर्जी को अगर हम E1 कह देते हैं। अगर यहाँ से जंप करना चाहता है यहाँ पर तो कितनी एनर्जी जो है वो लूज करेगा, यानी दोनों में जो डिफरेंस होगा, तो हम डेल्टा E हमारे पास आ जाएगा E2 माइनस E1, यानी इतनी एनर्जी जो है वो लूज करेगा। इसमें से ये एनर्जी माइनस कर देंगे, जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी तो वो उसने रेडिएट करनी है ताकि इस एनर्जी लेवल के इक्वल आ जाए। तो अगर मैथमेटिकली हम उसको ये लिखेंगे कि डेल्टा ई, डेल्टा जहाँ पे भी इस्तेमाल होगा इसका मतलब होता है डिफरेंस, तो डेल्टा ई जो है वो दोनों एनर्जी का डिफरेंस है, तो हायर एनर्जी माइनस लोअर एनर्जी, तो डेल्टा ई किसके इक्वल आ जाएगा, E2 माइनस E1 के। यहाँ पे आपको यही समझाएगा। और डेल्टा ई के जो आपके पास इसकी फार्मूला है ई का, वो होता है एच न्यू। अब एच जो है वो प्लांक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमेशा से मुस्तकिल रहती है। ये कांस्टेंट का मतलब होता है जिसकी वैल्यू चेंज ना हो, मुस्तकिल हो। और न्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी है। न्यू क्या चीज़ है, फ्रीक्वेंसी है। एच प्लांक्स कांस्टेंट है और न्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी है। जैसे कि आपको अपनी बुक में देखें ये दिया हुआ है कि एच प्लांक्स कांस्टेंट है, न्यू फ्रीक्वेंसी है, E1 द लोअर एनर्जी ऑर्बिट है, E2 द हायर एनर्जी ऑर्बिट है, डेल्टा ई द एनर्जी डिफरेंस है। अब फिफ्थ एजम्पशन आगे बोहर का आ जाता है कि इलेक्ट्रॉन कैन रिजाइड इन एनी वन ऑफ द ऑर्बिट एंड कैन नॉट स्टे इन बिटवीन देम। कि आप देखें कि ये ऑर्बिट्स है, पहला जो मैंने आपको बताया था के एल एम एंड सो ऑन, फिर आगे एन होगा और मैग, तो MNOP आगे जो है वो चला जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन हमेशा ऑर्बिट में ही, सर्कुलर पाथ में ही रिवॉल्व करेगा। अब के और एल के दरमियान ऐसा कोई रास्ता नहीं है जहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सके। इलेक्ट्रॉन या तो के में रहेगा या एल में रहेगा, कोई चांसेस नहीं है कि के और एल के दरमियान में आ जाए, या एल और एम के, या एम और एन के दरमियान में आ जाए। इस तरह के कोई चांसेस नहीं है। वो रिजाइड करेगा सिर्फ अपने शेल के अंदर, या के में रहेगा या एल में या एम में या एन में एंड सो ऑन। तो दरमियान में कहीं पे भी वो रिजाइड नहीं कर सकता। सिक्स एजम्पशन है angular momentum of an electron is an integral multiple of h by 2 pi। अब मोमेंटम जो है वो फिजिक्स में आपने पढ़ा है कि मोमेंटम जो है वो होता क्या है। अब हम मोमेंटम को देखते हैं। फिजिक्स की 9th की बुक में आपने देखा था कि मोमेंटम जो होता है वो होता है मास इनटू वेलोसिटी, यानी m इंटू v। मोमेंटम इज इक्वल टू m इंटू v। लेकिन ये वाला मोमेंटम कौन सा मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम, यानी स्ट्रेट लाइन में लीनियर मोमेंटम। उसकी फार्मूला जो है वो ये होता है। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन आप देखते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ये न्यूक्लियस है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव करता है।
तो ये जो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, स्ट्रेट लाइन में लीनियर मोमेंटम mv के इक्वल होता है, लेकिन जो इसका मोमेंटम होगा इलेक्ट्रॉन का, वो कौन सा मोमेंटम होगा? एंगुलर मोमेंटम। ये लीनियर नहीं होता, बल्कि ये कौन सा होता है? एंगुलर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम में मास इनटू वेलोसिटी के अलावा हम इसको जिस पाथ में वो मूव कर रहा है उसके रेडियस को भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब रेडियस क्या होता है? किसी भी सर्कल का रेडियस किसको कहते हैं? ये देखें, ये सर्कल है, ये उसका सेंटर है, तो सेंटर से सरकमफेरेंस तक का जितना डिस्टेंस होता है इसको रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियस। अब ये जो है सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो इसका जो सेंटर से डिस्टेंस होगा ये इसका रेडियस होगा। अगर यहाँ पे मूव कर रहा है तो फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है। इसमें मूव कर रहा है तो यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस होगा। इसमें मूव कर रहा है तो यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस होगा। तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो इसके साथ मास वेलोसिटी के साथ उसके रेडियस को भी मल्टीप्लाई किया जाता है। तो जहाँ इलेक्ट्रॉन की बात होती है, इलेक्ट्रॉन चूंकि सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो इसका मोमेंटम क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम। और ये सिर्फ मास इंटू वेलोसिटी नहीं होगा, बल्कि मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस होगा। तो एंगुलर मोमेंटम यानी mvr ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाय 2 पाई। अब अगर कोई क्वांटिटी जो होती है वो मल्टीपल होती है h बाय 2 पाई की, तो इसका मतलब है कि हम कहते हैं कि साइंस की ज़बान में हम कह सकते हैं कि ये क्वांटाइज्ड यानी फिक्स्ड उसकी वैल्यू है। क्वांटाइज्ड वैल्यू, उसको क्वांटाइजेशन कहते हैं। तो उसकी क्या कहलाती है? उसकी फिक्स्ड वैल्यू कहलाती है। तो अगर हम कहते हैं कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फिक्स्ड वैल्यू, तो बोहर ने ये कहा था, बोहर का इंजम्पशन ये है कि यहाँ पर फिक्स्ड वैल्यू जो है वो मल्टीपल किसकी होगी? h बाय 2 पाई फिक्स वैल्यू दी हुई है। तो इसका इंटीग्रल क्या होगा? n, यानी इंटीजर जो है n जो है वो इसमें इंटीजर आ जाएगा। n की वैल्यू हो सकती है 1 2 3 4 जो भी। तो यहाँ पर जब इस हम एटम की बात करते हैं तो यहाँ पे n जो है वो शेल नंबर आएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि k जो होता है उसमें n इज इक्वल टू 1 होता है, l में n इज इक्वल टू 2 और n इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे उसने कहा कि ये जो एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम mvr, जो ये इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम की बात हो रही है, तो एटम के इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करते हैं उनका एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है किस चीज़ का? h बाय 2 पाई का। तो ये फिक्स्ड वैल्यू है, h प्लांक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स्ड है। 2 वो ज़रा नंबर है, फिक्स्ड वैल्यू। पाई की भी फिक्स्ड वैल्यू है, लेकिन n जो है वो 1 2 3 4 हो सकता है। और वो क्या चीज़ है? शेल का नंबर, कि शेल नंबर n इज इक्वल टू 1 है, n इज इक्वल टू 2 है, n इज इक्वल टू 3 है। तो ये फिक्स्ड वैल्यू है और इस फिक्स्ड वैल्यू का इंटीग्रल मल्टीपल होता है एंगुलर मोमेंटम। अब जो ये आपको बताया गया है कि ये जो n h बाई 2 पाई होता है, तो आपको यहाँ पर समझाया गया है कि n क्या चीज़ है आपकी बुक में। n नंबर ऑफ शेल है 1 2 3 4, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, v वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है, r रेडियस ऑफ ऑर्बिट है इन विच इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग, and h is Planck's constant and its value is 6.6262 multiplied by 10 raised to power minus 34 joule second। अब जैसे मैंने आपको पहले समझाया था कि ये न्यूक्लियस है, उस वक्त तक न्यूट्रॉन जो है वो उसके डिस्कवर नहीं हुआ था। ये न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन है और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो KLM शेल के नेम है, ये K से डिनोट किया जाता है, फर्स्ट शेल है। तो n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, ये सारे क्या हैं? एनर्जी लेवल्स, ऑर्बिट्स, शेल्स, तीनों नाम इसके हैं। The orbit defined by Bohr is also called a shell of or an energy level। इसको शेल कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं या एनर्जी लेवल कहते हैं। These are represented
by alphabets K, L, M, N, and so on, the electron present in the K shell n is equal to 1 have the least energy. यानी जितना डिस्टेंस यहाँ से कम होगा उसकी एनर्जी भी कम होगी, जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा एनर्जी भी ज़्यादा होगी. एंड इट इज़ नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस. L shell n is equal to 2 is the next shell which is higher in energy than the K shell and so on. जो जो हम यहाँ से इनका डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे तो एनर्जी भी बढ़ती जाएगी. तो ये था बोहर्स का एटॉमिक मॉडल. खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए. अल्लाह हाफिज़.